Namaskar, Adap, and welcome. This is Aditya from MedRoot Institute, the institute which is built for the doctors by the doctors. तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आदित्य दिस साइड। और आज हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के साइंस 2 के वो क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलवा के देंगे। इस वीडियो के बाद तुम मिनिमम 35 ऑफ द 40 मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो। मैं कह रहा हूँ 40 ऑफ 40 भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन एट लीस्ट मिनिमम 35 मार्क्स तो तुम्हारे जेब में है। बस वीडियो को देखना नहीं है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस है जो सबसे इम्पोर्टेंट कहलाए गए हैं। तो लेसन नंबर, अब इसमें इस वीडियो में क्या होगा, मैं हर एक लेसन से कौन से कंसेप्ट्स और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है इसके बारे में बताऊंगा। आपको प्रिपेयर करना है उसी तरीके से। कुछ टॉपिक्स छोड़ने के लिए बताऊंगा, क्योंकि हालांकि वो याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन उतने क्वेश्चंस आते नहीं है, रेयरली सवाल आते हैं। तो हम अभी ट्राई करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किस पे, उस टॉपिक्स पे जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले हो और इजीली प्रिपेयर करने लायक हो। तो देखो, जैसे पहले हेरिडिटी एंड वेरिएशंस में अगर इस टॉपिक से सवाल आ रहा है तो इस टॉपिक पे सवाल आता है दो चीज़ों से। एक, मान लो जैसे दो चीज़ों से सवाल आता है। एक तो सवाल आएगा इस सेंट्रल डोग्मा वाले से एक क्वेश्चन आता है, और सबसे आसान जो चीज़ है समझने में और लिखने में भी, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इस पे एक सवाल फिक्स आता ही है, 1 मार्क का है, 2 मार्क का है या 3 मार्क का है, लेकिन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे सवाल आता ही है। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्या है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। एनाटॉमिकल एविडेंसेस हो गए, मॉर्फोलॉजिकल हो गए, कनेक्टिंग लिंक्स एग्जामिनर का, पेपर सेटर का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। तो कनेक्टिंग लिंक्स प्रिपेयर करके जाना। 3 ही कनेक्टिंग लिंक्स है। आंसर्स कैसे लिखने हैं सवाल के, इसका हम बात करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। अब तुम टॉपिक्स चूज कर लो, बस कौन से। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन याद कर लो, सेंट्रल डोग्मा जो है। फिर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस को याद कर लो। रही बात डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, इस पे भी सवाल आते हैं। या तो डार्विन्स थ्योरी पूछी जाती है या फिर पूछा जाता है ऑब्जेक्शंस टू डार्विनिज्म। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। सेंट्रल डोग्मा की डेफिनेशन क्या है। अब ऐसे अगर पढ़ाने के लिए जाएंगे तो फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर उस तरीके से रिक्वायरमेंट हो तो हम धीरे धीरे करके एक एक लेसन्स को शॉर्ट में समझने की भी कोशिश करेंगे। सेंट्रल डोग्मा ये प्रिपेयर कर लेना। ट्रांसक्रिप्शन की जो मेथड है, डेफिनेशन है, उसको याद कर लेना। फिर आता है ट्रिपलेट कोडॉन किसे कहते हैं, ये याद कर लेना। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है इसको याद कर लेना, ये डेफिनेशन। टीआरएनए हैज से भी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन ये याद कर लेना। राइबोसोम स्किप्स ऑफ मूविंग से, ऑन मूविंग से यहाँ तक कर सकते हो। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। देन बात आती है इवोल्यूशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। समझने में बहुत आसान है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में लिखना है कि कैसे मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, तो उसके आँखों कानों का स्ट्रक्चर्स जो है सिमिलर सा, ये हमें दिखाता है कि वो कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर बता दूं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का कुछ भी सवाल आए उसके एंड में तुम्हें यह शब्द लिखना ही है, ये सेंटेंस लिखना ही है कि दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दोज ग्रुप एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा भी सवाल आए मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एविडेंसेस का, तुम्हें ये चीज़ लिखनी ही है। एम्ब्रायोलॉजिकल में भी लिखनी है, कनेक्टिंग लिंक्स में भी लिखनी है, और फॉसिल फ्यूल्स में भी लिखनी है। तो अब हमारा कॉमन आंसर क्या होगा, अपने साथ पेन पेपर लेके बैठना। सवाल अगर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का आता है तो तुम स्टार्टिंग कैसे भी करो, तुम्हें एंडिंग इसी चीज़ से करनी है। हर हर सवाल कौन सा भी रहे, सवाल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का ही होना चाहिए बस, ठीक है। फिर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में इतनी सारी बातें करने के बाद वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है। और कनेक्टिंग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फिर भी ठीक है, लेकिन कनेक्टिंग लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
कनेक्टिंग लिंक्स करके जाना, डकबिल, प्लेटिपस, लंगफिश और पेरीपेटस आता ही है फिक्स। 1 मार्क के लिए आएगा या 2 मार्क के लिए, लेकिन आएगा। कनेक्टिंग लिंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस करके जाओ। डार्विनिज्म कहा गया, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे अगर सवाल आता है, तुम लोग ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नाम का बुक लिखा है, ये चीज़ बताना। और जैसे कि नोट्स लिखवाए गए हैं हमने क्लास में, उस तरीके से प्रिपेयर करना। फिर ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो बड़े आसान से ऑब्जेक्ट्स है डार्विनिज्म के जो रेज किए गए थे। सबसे पहले कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सेकंड है स्लो और अब्रप्ट चेंजेस के बारे में नहीं बताया कुछ भी उसने। और यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में डार्विन ने कुछ नहीं बोला। ये 3 है ऑब्जेक्शंस टू डार्विनिज्म, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फिर लैमर्किज्म पे ठीक ठाक सवाल आ सकता है, रेयरली सवाल आता है, लेकिन अगर डार्विनिज्म पे नहीं आया तो फिर लैमर्किज्म पे सवाल आएगा। लैमर्किज्म में तुम्हें क्या बताना है, सबसे पहले तो ये जीन बैप्टिस्ट लैमर्क ने दी थी। फिर उन्होंने क्या बोला था, रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फल इज लेजीनेस और एक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसने क्या क्या कहा, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन की थ्योरी दी उसने। और इसमें तुम जिराफ का एग्जाम्पल लो, या लैमर स्थित आयन स्मिथ का एग्जाम्पल दो, या फिर किसका है, बर्ड्स जैसे स्वान और डक हो गया, ठीक है। इस तरीके से लैमर्किज्म खत्म होता है। फिर मैं कहूँगा स्पेसिएशन ये कर लेना कि स्पेसिएशन की एटलीस्ट डेफिनेशन कर लो, क्या है कि स्पेसिएशन कैसे होता है। इस पे सवाल क्या बनता है कि जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है स्पेसिएशन पे। छोटी सी कंसेप्ट है, एक सवाल बन सकता है। ह्यूमन इवोल्यूशन थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो चाहे तो तुम स्किप कर सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं अपन पैटर्न। देखो, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में 2 मार्क पे सवाल आया था 2022 पे। ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विनिज्म पे 3 मार्क का सवाल आया 2022 में ही। डार्विन्स थ्योरी फिर से आई 2023 में। वेस्टिजियल ऑर्गन आया 2024 में। और मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, एक 25 पे सवाल आया था। कहने का मतलब क्या है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखो 2 जगह पूछे गए, और डार्विनिज्म भी 2 जगह पूछा गया है। तो ये 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर के लेसन पे। लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा दिक्कत देने वाला लेसन। जैसे कि मैं तुम लोगों को हर बार बताते हुए चला क्लास, ड्यूरिंग क्लासेस ऑल्सो, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें ग्लाइकोलिसिस पूछा ही जाता है, ग्लाइकोलिसिस की कंसेप्ट्स को अच्छे से कर लेना। फिर एनएडी और एफएडी का फुल फॉर्म कर लेना। ये वाली डायग्राम कर लेना कि क्या है यहाँ पे, क्या होए जा रहा है। देन आता है, तुम अभी जाते समय कुछ करके जाओ या ना जाओ, ये दोनों चार्ट्स कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। देन बात आती है विटामिन्स की। फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसको कहा जाता है, 1 मार्क का सवाल बनता है यहाँ से। 4 किलो कैलोरी एनर्जी कौन देता है, और 9 किलो कैलोरी कौन देता है, इस पे भी सवाल बन सकता है। फिर विटामिन्स के टाइप्स पे पूछे जाते हैं। और ये एक चार्ट फिर से आ गया, ये चार्ट के फॉर्म में पूछा जाएगा, मैच द पेयर के फॉर्म में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा ही जाएगा। 1 मार्क के लिए आएगा, 2 मार्क के लिए, या 3 मार्क के लिए, सवाल फिक्स है। ये जो 4 डायग्राम बना है, इनमें से एक तो डायग्राम आनी ही है। या तो तुम्हें वो ह्यूमन बॉडी वाली डायग्राम ये आ सकती है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या कह दो कि ये वाले चार्ट्स में से एक चार्ट आएगा, या फिर ये वाला डायग्राम 2.4 चार्ट। इन तीनों चार्ट में से एक सवाल बनता ही है, डायग्रामेटिक फॉर्म में बने या क्वेश्चंस के फॉर्म में बने। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लेना। देन हम देखो, ये 9 किलो कैलोरी की बात की थी मैंने। 9 किलो कैलोरी किससे मिलता है, लिपिड से मिलता है, ये वाली चीज़। और वाइटामिन बड़े इंपॉर्टेंट है, फैट सॉल्युबल्स विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन याद कर लेना। मैंने तुम्हें ट्रिक रटवाई थी, कीड़ा क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल कह दो। और इससे जो बचते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये क्या होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इन चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल डिवीजन एंड इसेंशियल प्रोसेस। सेल डिवीजन पे ये वाली चार्ट, ये वाली डायग्राम याद कर लेना। और तुम्हें माइटोसिस के फेसेस तो आते ही है। माइटोसिस के बारे में 4 बातें याद रखना। अगर इसको माइटोसिस को अगर शॉर्ट में बताया जाए ना, तो हर एक फेज का एक चीज़ याद रखना। जैसे प्रोफेज में क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनल डिसअपियर होते हैं।
फिर मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज में सेंट्रली अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। कहाँ से सेपरेट होते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर से सेपरेट होते हैं, ठीक है। और टेलोफेज में क्या लिखना है कि प्रोफेज के ऑपोजिट होता है। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। प्रोफेज में कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है और टेलोफेज में डीकंडेंसेशन हो जाता है ऑफ क्रोमोसोम। ये चीज़ याद कर लेना, इतना ही है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते और डायग्राम ड्रॉ करते हुए कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस होता है, मियोसिस पे रेयरली ही सवाल बनता है। माइटोसिस को अच्छे से करके जाना, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन के सवाल होते ही और गिव साइंटिफिक रीजन के सवाल होते ही है। 4 मार्क के सवाल जिसमें से 2 तुम्हें सॉल्व करने होंगे और एक ऑप्शन को रहेगा गिव साइंटिफिक रीजन आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है, ये वाला डी नंबर का, सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, और ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इन गिव साइंटिफिक रीजन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। देन ग्लाइकोलिसिस क्या है ये प्रिपेयर कर लो, ये चार्ट तो हमने पहले ही कर लिया है, इसको करके जाना। फिर आता है मियोसिस, नहीं पूछे जाएंगे, फिर से बता रहा हूँ, बहुत रेयर चांसेस है मियोसिस पूछने के। माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाना। नाउ लेट अस कम टू एनालिसिस। 2022 में सवाल आया था विटामिन एंड इट्स टाइप्स के, वही गिव साइंटिफिक रीजन, देन प्रोटीन एंड नेम ऑफ ऑर्गन। ये वो वाला चार्ट है जो मैंने तुम्हें बताया था, अमीनो एसिड्स और जो प्रोटीन्स वाला रिलेशन है ये पूछा जाता है। वी फील टायर आफ्टर एक्सरसाइज का गिव साइंटिफिक रीजन आता है। विटामिन एंड देयर क्लासिफिकेशन, देखो विटामिन 2 बार पूछे गए हैं, 2022 में भी पूछे गए, 2024 में भी पूछा गया था। यहाँ पे 2 मार्क के लिए आया था, यहाँ पे 3 मार्क के लिए आया था, तो इसलिए विटामिन एंड देयर टाइप्स इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। फिर देखो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स परफॉर्म अनेरोबिक रेस्पिरेशन, 23 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, फिर से वही सवाल। और फिर माइटोसिस के स्टेजेस पूछे गए। जब भी माइटोसिस का सवाल आता है ट्राई करना कि तुम डायग्राम के साथ लिखो। अगर डायग्राम के साथ लिखोगे तो तुम्हारा 1 मार्क भी काटने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके डायग्राम ऐड करना। ये वाली चीज़ें देख लो एक बार फिर से। विटामिन एंड देयर टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस लेसन में की, और वो जो वाला चार्ट जो मैंने तुम्हें बताया वो भी इम्पोर्टेंट है, अनेरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। याद रखना इस लेसन में से अगर सवाल आएगा तो चार्ट पे ही आएगा, चार्ट को अच्छे से कर लेना। लाइफ प्रोसेस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे रेयरली सवाल पूछा जाता है, लेकिन सबको अच्छे से एक एक बार देख लेना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, फ्रैगमेंटेशन वगैरह, बाइनरी फिजन को कर लेना। मल्टीपल फिजन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सिस्ट क्या होता है ये पढ़ लेना। और कब ब्रेक होता है, तो इन फेवरेबल कंडीशन ब्रेक होता है। बनता कब है, इन अनफेवरेबल कंडीशन बनता है, ठीक है। फिर बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन को अच्छा कर लेना। रीजनरेशन आएगा अगर आता भी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर लेना। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे सवाल आता ही है, हर साल आता है। इस पे 5 मार्क का भी सवाल बनता है, जिसमें तुम्हें फ्लावर के बारे में डायग्राम फ्लावर की ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये जो डायग्राम है इसको बाय हार्ट कर लेना, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। इसमें क्या पूछेंगे इस पे, तो पूछा जाएगा कि डायग्राम ड्रॉ करो। वाई, गिव साइंटिफिक रीजन में 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है कि वाई फ्लावर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें तुम्हें फ्लावर की डायग्राम ड्रॉ करके गाइनोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है ये समझाना पड़ेगा। एक्सेसरी होल्स किसे कहते हैं, एसेंशियल होल्स किसे कहते हैं, इसको समझाना पड़ेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी पूछा जा सकता है। और पॉलिनेशन अच्छे से कर लेना। देखो लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होगी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ही है, इसको अच्छे से कर लेना। और आगे पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर सवाल पूछता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पे 5 मार्क का भी आ सकता है, जिसमें तुम्हें ये पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि गिव साइंटिफिक रीज़न जैसे मैंने बताया तुम्हें, या फिर पूछा जाएगा पॉलिनेशन बताओ,
या फिर इन सबको मिला के भी पूछा जा सकता है। तो पॉलिनेशंस के टाइप्स ज़रूर लिखना, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन ज़रूर लिखना, 2 तरीके के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट। इस तरीके से क्लासिफिकेशन करके लिखना इस चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाली डायग्राम ठीक है, एक बार देख लेना बस। फिर आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे उनको सवाल नहीं डालना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पे आएगा ही। या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ करने को बोलेंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ करने को बोलेंगे। तो इनको, इनके लेबल्स वगैरह एक बार देख लेना और ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेना एक बार इसको भी। ये तो बड़ी आसान सी डायग्राम है, एक बार प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वगैरह ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस पर फिर से एक बार सवाल पूछा गया था, ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेल होते हैं, क्यों यहाँ पे बताया गया है। ये तो इस चीज़, भले ये डू यू नो में है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पूछे जाती है तो तुम्हें फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और 4 हार्मोन्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिस्पॉन्सिबल है, ये आने ही चाहिए। FSH, LH और क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। हर किसी का फंक्शन तुम्हें आना ही चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पूछे जाते हैं तो। इसमें मेनार्च क्या है ये पूछा जा सकता है और मेनोपॉज क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 2 कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एक बार ये डायग्राम आई थी लेकिन ठीक है, ओवरव्यू कर लेना। ये सबसे इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्टिव एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इस पे सवाल आता ही है, फिक्स सवाल आएगा। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे एक फिक्स सवाल आएगा और रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे फिक्स सवाल आएगा। या इसमें IVF पूछ सकते हैं, सरोगेसी पूछ सकते हैं, या स्पर्म बैंक पूछ सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी। ट्विंस भी प्रिपेयर कर लेके जाना। ट्विंस 2 तरीके के होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। फिर क्या आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 डिसीजेस आते हैं, एक है सिफिलिस और एक है गोनोरिया। इनको प्रिपेयर करके जाना, दोनों में डिफरेंस देख लेना क्या है। तो बता रहे हैं कि सिफिलिस में क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ पैचेस ऑन वेरियस पार्ट्स इंक्लूडिंग जेनाइटल्स, रैशेस, फीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, एलोपेशिया आर सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस। whereas painful and burning sensation during urination, oozing of pus are symptoms of gonorrhea। तो याद रखना कि अगर बर्निंग सेंसेशन बोलता है तो वो गोनोरिया में आएगा, पैचेस या इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट बोलता है तो फिर वो सिफिलिस में आएगा। दैट्स इट। ये वाला चार्ट कर लेना, दोनों में डिफरेंस क्या है। असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसान सा टॉपिक है, ठीक है। इसमें तो सारी चीज़ें हमने बता दी है। देखते हैं सवाल क्या पूछे गए थे। देखो, सिविल डिवीजन पे सवाल आया था, ये तो इसका टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2022 में सवाल आया था, 2 मार्क के लिए। फ्लावर पॉलिनेशन, फ्लावर स्ट्रक्चरल यूनिट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाई मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड। फ्लावर इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, फ्लावर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट बड़ा अच्छा सा लेसन है, देखते हैं इसमें क्या आता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, इसकी कुछ ट्रिक्स तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें एक फूड चेन तुम लोगों ने प्रिपेयर करके होनी ही चाहिए। इसमें इसके अलावा अगर फूड चेन प्रिपेयर करोगे तो बहुत बढ़िया है, खुद की अच्छे से यूनिक लगे ऐसे एक फूड चेन प्रिपेयर कर लेना और एक फूड वेब भी प्रिपेयर कर लेना। इन दोनों के डेफिनेशंस याद कर लेना। अगर सवाल आता है 1-1 मार्क के लिए तो तुम एक नई फूड चेन, जिससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, यूनिक इंप्रेशन पड़ता है। फिर ये इकोसिस्टम का चार्ट याद कर लेना, बहुत आसान सा है, बायोटिक अबायोटिक वाले फिजिकल फैक्टर्स वगैरह। फिर सवाल पूछा जाएगा किस पे, कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन तुम लोगों को आनी ही चाहिए और टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आनी चाहिए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे नोट्स पूछे जाते हैं, राइट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, क्यों करना चाहिए, इस पे सवाल आ सकता है। मतलब इस लेसन से वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर क्या याद कर लो, यही, ये देखो, नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट में, अगर इस चार्ट को अगर तुम प्रिपेयर करते हो तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो इस चार्ट को प्रिपेयर कर लेना। एक तरीके से तुम्हें चार्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा और ये वाला सवाल भी क्लियर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे या तो शॉर्ट नोट्स लिखने बोलेंगे, तो शॉर्ट नोट्स तुम ये नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन,
भी बता सकते हो, उसी में ये चीज़ भी बता सकते हो, या फिर अगर इस पे फैक्टर्स पूछे जाते हैं इस चार्ट देकर तो वो भी चीज़ लिख सकते हो। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपेयर कर लिया तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, इस तरीके से स्मार्टली प्रिपेयर करो चीज़ों को, कि अगर इसमें अब इकोसिस्टम में क्या प्रिपेयर करना है, बस बायोटिक अबायोटिक वाला चार्ट, और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि वाई नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसको हमने इस चार्ट में सम अप किया है। ठीक है, ठीक है, ये इस साल याद कर लेना, 1 मार्क के लिए सवाल बन सकता है दोनों में से। ठीक है, ओके, देखो आगे, बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, जादव मोलाई पाएंग का, इसको प्रिपेयर कर लेना, क्या बोला था उन्होंने। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइन कैन इस्टेब्लिश न्यू फॉरेस्ट, कुछ याद ना आए या याद आना ही चाहिए अगर जादव मोलाई पाएंग आता है तो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और ये टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3, जेनेटिक, स्पेसिस एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, क्या है पढ़ लेना, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर बायोडाइवर्सिटी पे शॉर्ट नोट्स आती है तो तुम्हें टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताने ही है, जिसमें तुम लोग चार्ट बनाओ, चार्ट बनाना बड़ी अच्छी चीज़ होती है पेपर में। बायोडाइवर्सिटी 3 तरीके की होती है, ऐसे करके लिखा कि जेनेटिक, स्पेसिस और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, ये कर लेना। बायोडाइवर्सिटी पे एक शॉर्ट नोट्स आएगी, फिर ये वाले चार सिम्बॉल्स आते हैं, एक एक 2-2 मार्क के लिए। माय रोल इन इन्वायरमेंट, इस चार्ट को प्रिपेयर कर लेना। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फिर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अब फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पेसिस, इंडेंजर कौन सी, रेयर कौन सी, वल्नरेबल और इनडिटर्मिनेट, इनको पढ़ लेना, क्या होता है, चारों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, 22 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, इसको भी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये लेसन होता है अपना, लेसन नंबर 4 प्रिपेयर। देखो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से अच्छे सवाल, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से अच्छे सवाल आते हैं, जिसमें वो सिम्बॉल्स जो मैंने दिखाए, वाटर वाले, सेव वाटर एक्सेट्रा, वो सवाल। फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये क्यों करना चाहिए, वाई एंड हाउ, ये प्रिपेयर कर लेना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पेसीज, जैसे हमने बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाले ही चीज़ें आती है। फूड चेन और फूड वेब प्रिपेयर कर लेना, दोनों की डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आया था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद कर लो। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन एंड स्टेप्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिस इंपॉर्टेंट है, और बायोडाइवर्सिटी पे नोट्स आती है तो तुम्हें बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स आने चाहिए 3। इतने 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस पे सवाल देखो, इस ईयर में ये वाले सवाल आए हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना अपने हिसाब से। 5 मार्क के सवाल मोस्टली इस लेसन से बनते हैं। ठीक है, लेसन नंबर 5 है हमारा, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं कहूँगा, देखो, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी से हर बार एक ही सवाल को 3-4 बार मोड़ तोड़ के अलग अलग तरीके से वही पूछा जाता है। क्या पूछते हैं, इसमें पूछा जाता है कि वाई डैश 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 टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो तुम्हें किसी भी 2-3, जैसे सोलर एनर्जी हो गए, विंड एनर्जी हो गए, इनका नाम देके पूछेंगे कि इनको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है, या फिर कहेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक या थर्मल को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों नहीं कहते हैं। तो तुम्हें क्यों कहते हैं और क्यों नहीं कहते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हर साल इसी पे सवाल रिपीट हुआ है, इसी चीज़ पे सवाल रिपीट हुआ है। देखते हैं, देखो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, सोलर एंड वाइंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर या फिर इको फ्रेंडली, ऐसा कहा होगा। फिर आता है एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, पावर जनरेशन एंड नेचुरल जनरेशन। ठीक है, इस तरीके से सवाल है, सवाल हमेशा वही आए हैं, कौन से आए हैं, जैसे मैंने बताया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, हर एक एनर्जी को प्रिपेयर कर लो। हाइड्रो क्या है, सवाल देखो ज़्यादातर हाइड्रोथर्मल पे ही पूछे गए हैं।
ठीक है। न्यूक्लियर के पॉइंट्स और ड्रॉबैक पूछे जाते हैं। ड्रॉबैक तुम्हें कॉमन प्रिपेयर करने हैं हर एक चीज़ के। कॉमन मतलब क्या सर? इसको मैं भी दूंगा बाद में एक नया वीडियो में, जिसमें कॉमन पॉइंट तुम हर सब क्वेश्चन के क्या लिख सकते हो। तो जैसे कोई भी सवाल अगर आता है तो उसका नेचर पे किस तरीके से इम्पैक्ट है, ये कॉमनली तुम लिख सकते हो हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी पे। देन सिक्स्थ एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन पे अगर सबसे फेवरेट चीज़ अगर कोई है एग्जामिनर की, वो है कॉकरोच और आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा पे सवाल आता ही है। आर्थ्रोपोड्स बहुत बहुत फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा। आर्थ्रोपोड्स को प्रिपेयर कर लेना। फिर सवाल इस तरीके से बनाए गए हैं कि सारी चीज़ों को मिक्स किया गया है, कि हम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि इसी फाइलम को प्रिपेयर करके जाना, लेकिन आर्थ्रोपोडा तो इम्पोर्टेंट है। तो सर आर्थ्रोपोडा के अलावा कोई और चीज़ कर सकते हैं? तो मैं तुम्हें एक चार्ट बना के दूंगा, ऑलरेडी दे चुका हूँ क्लास में। इस चार्ट में क्या है कि कॉमन पॉइंट, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे तुम कॉमन पॉइंट के जरिए लिख सकते हो, इसके बारे में मैं एक चार्ट दूंगा। इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट, या फिर नेक्स्ट एक लेक्चर में 5 मिनट का लेक्चर में हम उस चार्ट को समझ लेंगे, ठीक है। ओके, देन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और फ्यूल थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें या तो बायोफ्यूल पूछा जाएगा या फिर किस तरीके से फ्यूल प्रोडक्शन होता है, इसको पूछा जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, आपको एटलीस्ट माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, और उसकी अप्लाइड और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये दो टाइप्स, और उसमें क्या आता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के जो मेन फीचर्स है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स पे 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें बैक्टीरियाज कौन से यूज़ किए जाते हैं, इस पे सवाल आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुइकी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, इन पे। फिर प्रोबायोटिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है प्रोबायोटिक्स। देन कमिंग टू माइक्रोबियल एंजाइम्स में कैटेलिस्ट वगैरह क्या होते हैं, केमिकल कैटेलिस्ट, माइक्रोबियल एंजाइम्स, इनका यूज क्या है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। देन ये वाला जो चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको भी पढ़ लेना, इस पे सवाल एक बार आया था। ओके, इसमें सोर्स, माइक्रोब्स और अमीनो एसिड, इतना तो भी पढ़ लेना मिनिमम। ओके, कमिंग टू द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स पे इतने सवाल नहीं आए खास। माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोफ्यूल इसके साथ साथ ये पढ़ना ही है। माइक्रोब्स गैसेस कितने टाइप्स के फ्यूल बनाते हैं, इस पे सवाल आए हैं, और बायोफ्यूल को हर बार पूछा गया है। तो माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स को प्रिपेयर कर लेना, और बायोफ्यूल क्या होता है इसको अच्छे से कर लेना। देन माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल में लैंड फिलिंग साइट, ये डायग्राम कर लेना अच्छे से। लैंड फिलिंग साइट क्या होता है वो तो आता ही है तुम लोगों को, सीवेज मैनेजमेंट, ठीक है। क्लीन टेक्नोलॉजी को कर लेना याद। फिर आते हैं, ये क्लीन टेक्नोलॉजी में आता क्या है, तो ये वाले टॉपिक्स आते हैं, सुडोमोनास एसपी, अल्केनोवोरैक्स, एक्सेट्रा। इसमें एक बार सवाल आया था, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्लीन टेक्नोलॉजी को। क्लीन टेक्नोलॉजी में से स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसको अच्छे से कर लेना। ये नोट्स लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकता है, या फिर पैराग्राफ बेस पे भी आ सकता है। तो हमें क्लीन टेक्नोलॉजी में प्रिपेयर क्या करना है, तो हम इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं माइक्रोब्स का यूज़ करके, एंजाइम, माइक्रोबियल एंजाइम्स का यूज़ करके, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। ये जो लास्ट पैराग्राफ है 84 पेज नंबर का और 85 पेज नंबर का फर्स्ट पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। हर एक का नाम याद कर लेना, उनके काम याद कर लेना, और जियोबैक्टर भी, ठीक। माइक्रोबियल इनोकुलेंट, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड्स थोड़ा सा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। सीवेज वाला ये चार्ट भी कर लेना, इतना ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन से। चलो देखते हैं सवाल क्या आए थे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी से। जीएमओ क्रॉप, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक है। चीज़ प्रोडक्ट्स पे एक बार सवाल आया था, बायोफ्यूल पे आया था, बनाना की डायग्राम, ये वाली भी हम आगे पढ़ेंगे क्या है। फ्यूल थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस, देखो एक तो बायोफ्यूल पूछा गया और फ्यूल थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस पूछा गया। तो बायोफ्यूल और फ्यूल थ्रू माइक्रोबियल प्रोसेस, जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट करवाया है, इसको कर लेना अच्छे से। फिर
क्लीन टेक्नोलॉजी पेज नंबर 84 और 85, ये मैंने आते आते ही बताया। और सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग का ये जो चार्ट है एक्सरसाइज वाला, इसको प्रिपेयर कर लेना। 5 मार्क के सवाल के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत आसान से व्हाट विल यू डू टाइप के सवाल आते हैं। फिर वो 3 मार्क को पूछा जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और कुछ बार 5 मार्क को भी पूछे जाते हैं। तो सोशल हेल्थ में तुम्हें अपना नज़रिया बनाना होता है, एक पर्सपेक्टिव बताना होता है। हम एक और सीरीज लॉन्च करेंगे साइड बाय साइड, जिसमें हम इन सवालों को कैसे कॉमन जवाब क्या लिख सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज सिनारियो इज, इसके बारे में बात करेंगे। तो सोशल हेल्थ में ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, ये वाला टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर तुम इस चार्ट को भी प्रिपेयर कर लेते हो तो तुम्हें सवाल फिर चाहे वो शॉर्ट नोट्स वाले आए या किसी भी तरीके के, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ वाला चार्ट को प्रिपेयर कर लेना। फिर जो मैं बातें करूंगा तुम लोगों से कि इसके जवाब किस तरीके से लिखने हैं, व्हाट विल यू डू टाइप क्वेश्चंस के, इसको देख लेना बस, दैट इज सफिशिएंट, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, यही सारी चीज़ें हम आगे एक कॉमन आंसर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस सोशल हेल्थ पे सवाल देखते हैं। हैबिट्स टू ओवरकम स्ट्रेस, हैबिट्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, क्रॉसवर्ड पे सवाल आए हैं, व्हाट विल यू डू टाइप के सवाल, और फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना, इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं इस पे। देखो ज़्यादातर यही सवाल है, हैबिट्स टू ओवरकम स्ट्रेस और व्हाट विल यू डू। ओके, तो इन चीज़ों को अच्छे से कर लेना, और वो वाला चार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ वाला। बात आती है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की 9th नंबर का लेसन। तो 8 नंबर का लेसन, सॉरी ये रह गया था। देखो सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस पे ऊपर एक बार सवाल पूछा गया है, हालांकि ये 9th स्टैंडर्ड में डायग्राम थी, इसको कर लेना, एक बार सवाल आया है। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, ये तुम्हें आना चाहिए। स्टेम सेल्स के टाइप्स आने चाहिए, स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर से, इस लेसन से। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है और स्टेम सेल्स वाला सवाल होता है, उसको सॉल्व करना ही है, इसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत आसान सा टॉपिक है। स्टेम सेल में क्या आना चाहिए तुम्हें, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स आने चाहिए, कौन से होते हैं, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स और अडल्ट स्टेम सेल्स, इनको प्रिपेयर कर लो। और स्टेम सेल्स थेरेपी को भी प्रिपेयर कर लेना। स्टेम सेल थेरेपी को तुम कैसे यूज कर सकते हो, इसको प्रिपेयर कर लेना। यूज ऑफ स्टेम सेल्स में रिजनरेटिव थेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इस चीज़ को इसमें देख लेना, एक एक चीज़ को अच्छे से याद करना है। देखो एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल, अडल्ट स्टेम सेल और यूज ऑफ स्टेम सेल्स, इतना कर लोगे तो तुम्हारे 2 से 3 मार्क फिक्स है, इसी पे आते हैं सवाल। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात की जाए तो सवाल ये पूछता है कि कौन से ऑर्गन को तुम ट्रांसप्लांट कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते हो, तो इसको प्रिपेयर कर लेना, स्टेम सेल्स एंड ऑर्गन वाले टॉपिक को, और ये चार्ट को प्रिपेयर कर लेना। बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी चार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके लेबलिंग्स याद कर लेना। ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन में बस ये याद करना कि कौन से ऑर्गन को तुम डोनेट कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। इस चीज़ को याद कर लेना। देन ये वाली डायग्राम इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें याद कर लेना, जैसे अगर तुम बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी याद करते हो तो ये कौन सा भी सवाल आए बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें तुम यूज़ कर सकते हो। बेनिफिट्स में ही तुम एरिया को कवर कर सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और दूसरा आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बेटी कॉटन और बेटी ब्रिंजल, इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस भी, गोल्डन राइस विटामिन ए को बढ़ाता है कितना, और बीटा कैरोटीन को 23 टाइम्स, ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लेना। बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स आने चाहिए, जैसे कि नोस्टैक, एनाबेना, अजोबैक्टर और राइजोबियम, ठीक है। अजोला भी यूज़ होता है, जैसे कि एक प्लांट है अजोला, जिसको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, ह्यूमन हेल्थ नहीं है, वैक्सीन्स को प्रिपेयर कर लेना, वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन को, इस वाले चार्ट को प्रिपेयर कर लेना। ट्रांसजेनिक पोटैटो, फिर इंटरफेरॉन जीन थेरेपी, ठीक है, क्लोनिंग,
थेरापेटिक क्लोनिंग भी ठीक है। इधर हाँ, पेज नंबर 95 वाला, इस पॉइंट से लेके इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी पॉइंट है, ये वाला पैराग्राफ स्पेशल है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसी से सवाल आएगा इस लेसन में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में तुम्हें अगर कुछ आना चाहिए वो है कि कोई डिजास्टर आता है तो उसके कॉज क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं और कौन से टाइप्स का डिजास्टर है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे टाइप ऑफ डिजास्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। फिर इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर को कैसे, ये सवाल हर बार पूछा गया है, किसी डिजास्टर के कौन से इफेक्ट होते हैं, तो इसको हम करेंगे कॉमन आंसर से प्रिपेयर। अब ये कॉमन आंसर क्या होना चाहिए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, देन कम्स ये वाला चार्ट प्रिपेयर कर लो, और नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर कर लेना। इस तरीके से 4 फेजेस कर लेना, फेज ऑफ इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज, और इन तीनों फेजेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जो भी दिए हुए हैं। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर हो गया, देन इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर हो गया, और ये टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स हो गए बस, और डिजास्टर की डेफिनेशन। अगर कोई भी सवाल आता है डिजास्टर मैनेजमेंट से तो सबसे पहले शुरुआत डिजास्टर की डेफिनेशन से ही करनी है, फिर आगे की बातें बताने जिससे आंसर लेंदी भी होगा और अच्छा भी लगेगा। ओके, देन बहुत रेयरली पूछे जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड, मॉक ड्रिल्स, ये वाले सिंबल्स देख लो एक बार, साइंस जो है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड आने चाहिए, और फर्स्ट एड में क्या होता है, तो नेसेसरी मटेरियल, ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। मॉक ड्रिल पे सवाल बनता है कभी कभार, एंड दैट इज द एंड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। सवाल देख लेते हैं कौन से कौन। डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, ये आया था 22 में 3 मार्क के लिए। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 23 में 2 मार्क के लिए। स्कोप ऑफ डिजास्टर जो मैंने बताया 3 फेजेस, उसको प्रिपेयर कर लेना। फर्स्ट एड बॉक्स पे सवाल है, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर पे सवाल है, फिर से वही रीजंस इफेक्ट्स एंड रिमेडियल मेजर्स ऑफ डिजास्टर पे सवाल है। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत आसानी से हमें 3 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे? बस डिजास्टर की डेफिनेशन लिखने से, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स याद कर लेने से, फर्स्ट एड बॉक्स को प्रिपेयर कर लो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर को प्रिपेयर कर लो, रिमेडीज और कॉजेस, रीजंस, इफेक्ट्स एंड रिमेडियल मेजर्स। अब ये कैसे प्रिपेयर करना, हर एक डिजास्टर के लिए नहीं, ये कॉमन मेथड से प्रिपेयर करना, एक कॉमन जवाब के तरीके से। कैसे होगा हम आगे बात करेंगे। इतना सब होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस वीडियो के बाद तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन करो ना करो, लेकिन उस टेलीग्राम चैनल में 3 मॉक पेपर दिए हुए हैं साइंस 2 के। मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 70% सवाल इसी पेपर से रहेंगे तुम्हारे पेपर में। मैं तो 100% बोल दूँ बोलने को, लेकिन क्योंकि कौन से सवाल बनेंगे ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि 70% क्वेश्चंस यही रहेंगे। तो हम एक चीज़ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो मॉक पेपर को सॉल्व कर लेना टेलीग्राम लिंक से जाके, और ये सॉल्व किए हुए पेपर उसी टेलीग्राम पे हमें डीएम करना। डीएम करना है, उसका इवैल्यूएशन और चेक करके हम तुम्हें वापस डीएम करेंगे। जो भी दिक्कतें होगी, कुछ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने, किस तरीके से करने, क्या गलती आई, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम साइंस 1 की बात करेंगे, साइंस 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे।